Hello everyone, welcome back to the class English. Or in today's particular class, we are going to recap all types of conditional sentences, and this class is especially for those students who could not attend the previous classes. Okay, जैसा आप लोग जानते हैं हम लोग कोई भी चैप्टर फिनिश करते हैं उसका एक रिकैपिचुलेशन करते हैं एक क्लास में, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो एटलीस्ट इस क्लास को आप लास्ट तक देख लोगे, ठीक है ना। तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम हर एक टाइप को कवर करने वाले। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात आती है सर, ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कंडीशनल सेंटेंसेज होती क्या है, ठीक है ना। तो इसमें एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा कंडीशन, ठीक है ना। इसको हिंदी में अगर बोलना चाहे तो हिंदी में बोला जाता है शर्त, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी एक्शन का होना, ठीक है ना, इफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ अनदर एक्शन बेसिकली, ठीक है। जब एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन पे डिपेंड करने लगे, ठीक है। जैसे एक लाइन में यहाँ पे और लिखा गया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, दैट स्टेट्स अ कंडीशन। देखिए क्या लिखा गया सर, कंडीशन एंड द आउटकम ऑफ दैट कंडीशन, एंड द आउटकम इज क्या होता है सर, रिजल्ट। इसका मतलब हमें यहाँ पे समझ में आया कि कंडीशनल सेंटेंसेज में बेसिकली एक क्लाउज नहीं, वहां पे दो क्लाउज होती है, ठीक है। आपको बता दें, एक हमारा ये हुआ कंडीशन एक्सप्रेस करने वाला, ठीक है। ये जो फर्स्ट है आपके साथ, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कंडीशन, एंड दूसरा जो होगा वो क्या एक्सप्रेस कर रहा होगा सर, रिजल्ट, ठीक है। इफ के साथ जो कुछ भी लिखा जाएगा वो क्या हो रहा है हमारा, कंडीशन, और दूसरा क्या हो रहा है, रिजल्ट, ठीक है। अब इसी चीज को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा कि कंडीशन एंड रिजल्ट क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल देके, ठीक है। जैसे अगर हम बोले, एक फ्रेंड मेरे पास बोलते हैं कि भाई चलो मेरे घर, ठीक है। तो हम बोले कि अगर तुम मेरे घर आओगे मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, इफ यू कम टू मी आई विल गो टू योर होम, ऐसा सेंटेंस बना, ठीक है। जैसे एग्जाम बाय द वे कोई चैप्टर है मैथ्स का, ठीक है, आपके टीचर बोले कि अगर इस चैप्टर को कवर कर लोगे ना तो तुम्हारा 10 मार्क्स इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टीचर क्या बोलते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली, ठीक है, यू विल गेट 10 मार्क्स इजीली। देखिए सर, इस चैप्टर को क्लियरली अंडरस्टैंड करना वो था कंडीशन, ठीक है ना, और उसका रिजल्ट क्या था, आपको 10 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। मेरा फ्रेंड का घर जाना वो रिजल्ट था, लेकिन उसके पहले मैंने एक कंडीशन रखा कि अगर तू मेरे पास आएगा तो, इफ यू कम टू मी, ठीक है ना, आई विल गो टू योर होम। समझ रहे हो। अगर बोला जाना कि अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस, समझ रहे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है बारिश का होना, और बारिश के होने की वजह से ही ऑफिस का ना जाना एक और एक्टिविटी हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, हैपनिंग ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ अनदर एक्शन, ठीक है। एक एक्शन होगा तब वो होगा, एक एक्शन नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ऐसा डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसी चीज को बताने के लिए हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेज का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारा लाइफ में आपका सिचुएशन आएगा जिसमें आपको बोलना होगा, ठीक है, कि अगर तू ये करेगा तो ये होगा, ठीक है। If you study properly, you can get good marks, ठीक है, ऐसा नॉर्मल सेंटेंस बनता है ना। चलिए तो एक हमारा if के साथ कंडीशन एंड दूसरा क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है। अब देखिएगा कि एक कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। If you buy a car, you will need lots of money। देखिए क्या लिखा गया, इफ यू बाई अ कार विल नीड लॉट्स ऑफ मनी। आपको लॉट्स ऑफ मनी की जरूरत कब होगी, जब आपको कार खरीदनी होगी। इफ यू बाई अ कार, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, फिर से एक सेंटेंस लिखा जाएगा, इफ यू टेक एक्सरसाइज, इफ यू टेक एक्सरसाइज डेली यू विल बी स्टे हेल्दी, यू विल बी हेल्दी, ऐसे बोल दिया जाएगा। देखिए ये दो एग्जाम्पल को आप ऑब्जर्व करोगे तो जो इफ के साथ आपका जो कुछ भी सेंटेंस लिखा जा रहा है यहां तक, ठीक है, वो अपने आप में क्या है सर, कंडीशन है। क्या है, कंडीशन, ठीक है ना। कार खरीदना एक कंडीशन है, तभी तो आपको पैसे की जरूरत होगी, यू विल नीड मनी, ठीक है ना। यू विल नीड मनी व्हेन, इफ यू वांट टू बाय अ कार, ऐसी तो बनेगा, ठीक है। इफ यू टेक एक्सरसाइज डेली, देखिए ये कंडीशन है सर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक्सरसाइज करना क्या है, कंडीशन है, और उसका रिजल्ट क्या है, यू विल बी हेल्दी। समझ रहे हैं आप लोग। इसका मतलब हमें समझ में आया कि कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक हमारा जो कंडीशन होता है जो इफ के साथ लिखा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं इफ क्लाउज। बोलोगे सब लोग एक बार, क्या बोला जाता है इसे, इफ क्लाउज, ठीक है। इफ क्लाउज बोलते हैं, या इसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो रिजल्ट होता है उसे हम लोग मेन क्लाउज के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं आप लोग ना, इसे क्या बोला जाता है, मेन क्लाउज। दो क्लाउज से मिलकर बना। और ये जो कंजंक्शन है ना,
ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इफ ही यूज हो सकता है, ठीक है ना। इसकी जगह पे व्हेन, देखिए क्या क्या, व्हेन, अनटिल, ठीक है ना, अनलेस, प्रोवाइडेड, देखिए प्रोवाइडेड, ठीक है, और बहुत कुछ यूज होता है, ठीक है, आफ्टर, एज सून एज, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का वर्ड यूज होगा इफ की जगह पे, ठीक है। वो भी कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा होगा, कोई टाइम से रिलेटेड होगा, कोई नॉर्मल कंडीशन, इस टाइप से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करेंगे कितने टाइप्स का कंडीशनल तैयार हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट आपको बोला गया जीरो कंडीशनल, बोलोगे एक बार सब लोग, क्या बोला गया, जीरो कंडीशनल, लोग बोल सकते हैं, क्या बोला गया, जीरो कंडीशन बेस्ड, ठीक है। दूसरा बोला गया आपको फर्स्ट कंडीशन बेस्ड, देखिए क्या बोला गया, फर्स्ट कंडीशन बेस्ड, ठीक है। एक होता है हमारा सेकेंड कंडीशन बेस्ड, ठीक है, सेकेंड कंडीशन बेस्ड, और एक होता है हमारा थर्ड कंडीशन बेस्ड। इसका मतलब बोल सकते हैं कि मेनली हमारा जो टाइप होता है कंडीशन का, वो 4 तरीके का कंडीशनल तैयार होता है, ठीक है। एक तो हमारा जीरो कंडीशन बेस्ड, फर्स्ट कंडीशन बेस्ड, सेकंड कंडीशन बेस्ड एंड थर्ड कंडीशन बेस्ड, ठीक है ना। जीरो कंडीशन बेस्ड की बात करें तो इसमें हम लोग साइंटिफिक फैक्ट्स, देखिए क्या बोला गया सर, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे बोला जाएगा ना, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, क्या बोला गया सर, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, मतलब अगर आप बर्फ को हीट करोगे, आइस को हीट करोगे तो क्या होगा, मेल्ट होगा। ये हीट करोगे आइस को तो वो मेल्ट ही करेगा ना, ठीक है। तो जीरो कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट का एक्शन होता है, ठीक है ना। हम लोग बारी बारी से सबको समझते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन बेस्ड की बात करें तो इसे बोला जाता है इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, क्या बोलते हैं सर, एक बार बोलोगे सब लोग, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो इसे बोला जाता है इफ क्लॉज इन पास्ट, क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज इन पास्ट, ठीक है। और थर्ड कंडीशन की बात करें तो इसे बोला जाता है इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। चलिए तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली होती क्या है। तो व्हेन द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ अनदर एक्शन, एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन पर अगर डिपेंड करता है बेसिकली, उसी सिचुएशन में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप पार्ट्स एलिमेंट समझ गए कि इसमें 2 क्लॉजेस होती है, एक आपका इफ क्लॉज या और मेन क्लॉज, या हम लोग इफ क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी नाम से जानते हैं। और ये जो आपका इफ लिखा हुआ, ये है क्या, इनफैक्ट ये है कंडीशनल वर्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, कंडीशनल वर्ड। ये कंजंक्शन होता है और कोई जरूरी नहीं कि इफ ही यूज हो, इफ की जगह पे व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, है ना, इस टाइप से यूज होता है। इन केस का भी बहुत है ना, इस टाइप का कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है, ओके। और टाइप्स हम लोग समझे, जीरो कंडीशन बेस्ड, फर्स्ट कंडीशन बेस्ड, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, ओके। चलिए तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, बस 1 बाय 1 हम लोग सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक नजर देखिए, प्रोसीड करते हैं फिर, ओके। अब हम लोग फर्स्ट टाइप जीरो कंडीशन बेस्ड को समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप प्रिसाइजली लास्ट तक देखते जाओगे, 4 टाइप्स है, ठीक है, आसानी से क्लियर हो जाएगा, आप हर एक स्ट्रक्चर को समझ जाओगे। चलिए तो जीरो कंडीशन बेस्ड की बात करें तो इसमें हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो ये होती क्या है, ठीक है। एक तो हम बोल सकते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स, देखिए कौन सा फैक्ट सर, साइंटिफिक फैक्ट्स। देखिए फैक्ट्स आपकी मैथमेटिकल भी होती है, मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट्स। फैक्ट्स आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है ना सर, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। और फैक्ट्स आपका फिलोसफिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे सर, फिलोसफिकल फैक्ट। चलिए तो एक चीज आपको समझ में आया कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है। यूनिवर्सल ट्रूथ हम बोले कि जो हमेशा के लिए सच है, ठीक है। तो सच मतलब क्या, एक फैक्ट की बात करते हैं, एक ट्रूथ की बात करते हैं। और फैक्ट्स की बात करोगे तो फैक्ट्स आपकी साइंटिफिक हो सकती है, फैक्ट्स मैथमेटिकल हो सकती है, फिलोसफिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है। लेकिन अगर वो फैक्ट्स है तो वो हमेशा के लिए ट्रू है, ठीक है ना। वो प्रेजेंट में भी वही चीज था, पास्ट में भी वही, फ्यूचर में भी वही रहने वाला। जैसे एग्जाम्पल से आप समझोगे, ठीक है। पहले इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देखोगे, देखिए आपको अगर थोड़ा सा टेंस का
कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिकल हो, फिलोसफिकल हो, साइकोलॉजी, कोई भी फैक्ट्स की बात करते हैं तो उसे हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से रेफर करते हैं, ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वो एक्शन सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। ऐसा क्यों बताया गया था आपको? क्योंकि वो हमेशा के लिए एक परमानेंट एक्शन है, ठीक है। वो कोई टेम्पररी एक्शन नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है? एक परमानेंट एक्शन होता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है, बताइए अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, तो वो क्या अभी कर रहा है प्रेजेंट में, फ्यूचर में बंद हो जाएगा क्या? या पास्ट में नहीं हो रहा था ऐसा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमेशा से, जब से दुनिया बनी है तब से ये चीज हो रहा है, ठीक है, और आने वाले टाइम में ये ऐसा होता ही रहेगा, क्लियर, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये जो सेंटेंस है तो ये आप द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ही बोल सकते हो। अगर आप बोल दिए कि द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा 100%। क्यों? क्योंकि जब आप बोल दोगे द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन तो ये एक्शन टेम्पररी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? टेम्पररी हो जाएगा, मतलब ये एक सर्टेन पॉइंट, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलना तो आपका गलत हो गया। अगर आप टेंस पढ़ रहे हो तो ये चीज समझ में आ रहा होगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर बोला जाएगा कि यू आर वॉचिंग द लेक्चर, तो बताइए आप क्या लाइफ टाइम तक लेक्चर ही वॉच करते रहेंगे क्या? कि जैसे हाफ एन आवर 1 आवर का है तो आप देखेंगे फिर फिनिश हो जाएगा। तो बोलने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर हम बोले यू आर वॉचिंग द लेक्चर, आई एम टीचिंग कंडीशनल सेंटेंसेज, तो ये जो एक्शन है सर ये क्या है? टेम्पररी है। हाफ एन आवर चलेगा, 1 आवर चलेगा, फिर फिनिश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो एक्शन होती है ये टेम्पररी होती है। लेकिन जब आप फैक्ट्स की बात करते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हो, तो ये एक्शन परमानेंट होती है, ठीक है, परमानेंट होती है। इसी वजह से इसे हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो इफ के साथ, देखिए इफ हमारा क्या हुआ? कंडीशनल वर्ड, जिसे हम कंजंक्शन दिखा रहे हैं। इफ के साथ जो कुछ भी लिखा जाएगा वो होगा हमारा कंडीशन। इफ के साथ जो एक क्लाउज लिखा जाएगा वही तो हमारा होगा इफ क्लाउज, ठीक है। और आगे वाला जो क्लाउज होगा वो हमारा क्या होगा? मेन क्लाउज। दो क्लाउज यहाँ पे समझे। देखिए तो ये भी सिंपल प्रेजेंट, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? सर फर्स्ट फॉर्म इधर भी होगा और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इधर भी होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा ये चीज कि सर हम लोग तो कंडीशन पढ़े हैं कि इधर प्रेजेंट तो उधर फ्यूचर, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आपके माइंड में होता है कि सर इधर प्रेजेंट होगा तो उधर फ्यूचर होगा, ऐसा रटे हुए होते हो। लेकिन समझिए आप लोग, ठीक है, अगर फैक्ट्स की बात करें ना तो फैक्ट्स कैसे फ्यूचर में जा सकता है? फैक्ट्स हमेशा के लिए ट्रू होता है, ठीक है। इसी वजह से इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो एक हमारा जीरो कंडीशन बेस्ड तैयार होता है, कैसे? दो इंडेफिनिट एक्शन को हम लोग कंबाइन करते हैं, किस चीज से? कंजंक्शन से, इफ, ठीक है। और इफ की जगह पे और कोई भी कंजंक्शन, जैसे आपको बताया गया कुछ कंडीशनल वर्ड्स, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज सून एज, है ना। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक जगह पे अप्लाई होगा, आपको सेंस एक्सप्रेशन समझना होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग वो यूज होगा। चलिए तो जैसे जैसे आप देखते जाओगे एग्जांपल आपको समझ में आता जाएगा। जैसे लिखिए, एक एग्जांपल लिखा गया, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, ठीक है। आप साइंस में ये चीज पढ़े हो कि इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड इट कम्स डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं? तो अगर कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा ऑटोमेटिकली, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये चीज आपको पता है, ठीक है ना। तो यही देखिए लिखा गया, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड। थ्रो वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ कि नहीं? तो इफ के साथ जो कुछ भी सेंटेंस लिखा गया है, कंडीशन, वो प्रेजेंट में रखा गया, ठीक है। इट कम्स डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली, तो कम्स भी क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आपको कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए वर्ब का जो एस या ईएस फॉर्म होता है ना वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको V5 मानते हैं, ठीक है, कि जैसे प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्लेज भी वर्ब का V5 है। ऐसा कुछ नहीं होता सर, ठीक है। वर्ब का होता वो फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। वो होता एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, आपको पता है, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं प्लेज और बी के अकॉर्डिंग लिखते हैं प्ले। दोनों इनफैक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, वर्ब का कोई फिफ्थ फॉर्म वगैरह नहीं होता, ठीक है ना। चलिए तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझ गए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा गया, सर इफ के साथ एक और कंडीशन दिखाया गया, इफ यू बॉइल वाटर इट विल एवापोरेट। बताइए, इफ यू बॉइल वाटर इट विल एवापोरेट, क्या इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग? आप ध्यान देख के बताओगे, ठीक है। देखिए तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे बिल लिखना गलत हुआ, ठीक है। क्यों गलत हुआ सर? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। जब साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करेंगे तो वो तो लिखा जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। इसका मतलब इट के अकॉर्डिंग एवापोरेट ना होकर के क्या होगा? इट के अकॉर्डिंग एवापोरेट्स, समझ गए। तो सेंटेंस बना हमारा इफ यू बॉइल वाटर, बॉइल भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और एवापोरेट्स भी वर्ब का क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों तरफ यही सी को बोलते हैं, ठीक है, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस बच्चे करते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में देखना होता है कि कंडीशन प्रेजेंट में रखा गया है क्या, है ना। जब आप सारा कंडीशन समझ लोगे तब आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इधर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखा गया इफ यू हीट आइस। देखिए ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स,
है ना, ये साइंटिफिक फैक्ट है। आज भी अगर आप आइस को हीट करोगे तब मेल्ट होगा, 2 साल बाद भी करोगे तो मेल्ट ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी देखिए, आप बताइए यहाँ पे ये सेंटेंस लिखना सही हुआ, इफ यू विल हीट आइस। फिर से बोलोगे सर विल लिखने की क्या जरूरत है, हम सिंपल कंडीशन को प्रेजेंट में रखेंगे ना, तो प्रेजेंट में रखना क्या हुआ, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। समझ गए ना। चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, इफ यू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस इट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बताइए सेंटेंस, इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग? फिर से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर फिर से आप बिल लिख दिए, यहाँ पे लिखना गलत हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं कि आप 2 पैरेलल लाइंस को कभी भी ड्रॉ कर दोगे ना, आप मॉर्निंग में ड्रॉ करो, नाइट में ड्रॉ करो, 5 साल पहले 5 साल बाद कभी भी कर दो ना 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये एक परमानेंट एक्शन है ना, ठीक है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना, एक मैथमेटिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं। इफ यू ड्रॉ, देखिए ड्रॉ अपने आप का फर्स्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस इट नेवर इंटरसेक्ट्स। देखिए इट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लिखना होगा, तो इट नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज जीरो कंडीशनल समझ में आएगा, जीरो कंडीशन बेस्ड समझ में आया होगा कि इसमें देखिए स्ट्रक्चर पहला, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, ठीक है ना। और समझने के बेसिस पे, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग दोनों तरफ प्रेजेंट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं सर, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, और फैक्ट्स हमेशा प्रेजेंट में ही मानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट और आगे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट। चलिए एक बात थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको बताया होगा, जो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास देखे उनको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे कर दे। जैसे देखिए इफ के साथ ये कंडीशन लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे देन लिख दिया जाएगा, ठीक है, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड देन इट कम्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। तो बताइए यहाँ पे देन लिखना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल 100% रॉन्ग होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन एंड रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए क्या बोला गया सर, कंडीशन एंड रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए हमें सिर्फ एक कॉमा की जरूरत होती है। वहां पे अगर कोई भी वर्ड देन, लेटर, इस टाइप का कोई भी वर्ड लिख दिया गया ना तो वो 100% रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ स्प्लिट करने के लिए हमें क्या जरूरत है, कॉमा की, ठीक है। चलिए, और इफ के साथ जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कंडीशन, आपको यही समझना है कि कंडीशन कौन सा है और रिजल्ट कौन सा है। देखिए इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नाम का चीज नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग सिंपल प्रेजेंट ही लेकर चल रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, तो उसमें आपको समझना होगा सर कि कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है, ठीक है। जब आप कंडीशन एंड रिजल्ट को समझने लगो तो ठीक है, सेंटेंस लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आई होप आपको जीरो कंडीशन बेस्ड समझ में आया होगा। चलिए तो एक नजर देख लीजिए, फिर हम लोग फर्स्ट कंडीशन बेस्ड पे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग फर्स्ट कंडीशन बेस्ड को समझते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम लोग बोलते हैं इफ क्लॉज इन प्रेजेंट। देखिए क्या बोला गया, एक और बोलोगे सब लोग, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट। इसका मतलब बोला गया कि इस कंडीशन में हम लोग इफ क्लॉज को ऑलवेज किस में रखेंगे, प्रेजेंट में, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, या इसे हम फर्स्ट कंडीशन बेस्ड भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। चलिए इसमें समझते हैं थोड़ा सा, एक टाइमलाइन से आपको समझना होगा चीजों को, ठीक है ना। देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि क्रैमिंग करते हैं इस चीज को कि इधर प्रेजेंट तो उधर फ्यूचर, इधर प्रेजेंट उधर फ्यूचर, ऐसा रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझोगे आप लोग कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट इधर ही प्रेजेंट हो सकता है और उधर फ्यूचर होगा, फ्यूचर वाला इधर भी आ सकता है, प्रेजेंट उधर भी जा सकता है। थोड़ा सा आप समझोगे क्या बोलना चाह रहे हैं। जो एक टाइमलाइन यहाँ पे लिया गया, देखिए क्या बोला गया, टाइमलाइन, ठीक है। ये टाइमलाइन में ये हमारा जो टाइम है क्या है, प्रेजेंट का। मान लेते हैं कि ये जो टाइम आपको दिखाया गया ये क्या है, प्रेजेंट। देखिए टाइमलाइन पे जब तक हम लोग प्रेजेंट को कंसीडर ना करेंगे, आप पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप टाइमलाइन पे कुछ भी आपको बताना होगा ना, तो आपको प्रेजेंट से गुजरना ही होगा, तभी तो बता सकते हो कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि इस क्लास को कोई स्टूडेंट जो है 2000, ठीक है, 22 में देखे मे बी, ठीक है, तो उसके लिए क्या था, ये क्लास पास्ट है। अभी अगर देखोगे, ठीक है ना, अभी अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर। समझ रहे हो, या प्रेजेंट में जैसे देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि 2020 में अगर कोई बंदा इस क्लास को अटेंड करता है, ठीक है, तो ये क्लास उसके लिए क्या था, पास्ट था, ठीक है। किस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं, प्रेजेंट को मीडियम बना रहे हैं तभी तो ना, ठीक है। जैसे देखिए एक टाइमलाइन लिया गया यहाँ पे कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में एक कंडीशन रखा गया, कुछ भी कंडीशन रखा गया। अब बताइए जब प्रेजेंट में कंडीशन रखा जाएगा तब वो फुलफिल कब होगा, उस कंडीशन का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है, तो अभी आप प्रेजेंट में प्रिपेयर करोगे तभी तो फ्यूचर में आप रिजल्ट दोगे। कंडीशन क्या है सर, कंडीशन प्रेजेंट में प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो कंडीशन प्रेजेंट में रखा गया तो इसका रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा, फ्यूचर में, फ्यूचर के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। इस लाइन से आप कहीं भी आगे चले जाओगे तो ये हमारा फ्यूचर हो गया, ठीक है। यही वजह है ना, यही वजह है कि हम लोग कंडीशन को प्रेजेंट में रखते हैं तो रिजल्ट देखने को हमें फ्यूचर में मिलता है, ठीक है।
समझ रहे हो? तो इफ के साथ जो कुछ भी लिखा जाएगा वो होगा हमारा कंडीशन। तो कंडीशन को हम लोग रखे प्रेजेंट में। प्रेजेंट का क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझे आप लोग? इस कंडीशन का रिजल्ट हमको देखने में मिलेगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए हमें क्या जरूरत है? सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझे ना? देखिए अब एक टाइमलाइन और ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए ये टाइमलाइन ड्रॉ किया गया, ये प्रेजेंट का टाइम आपको बताया गया, ठीक है, कि ये प्रेजेंट है। इससे पहले आप जाएंगे तो ये हमारा पास्ट हो गया, ठीक है। जैसे मानते हैं कि पास्ट के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंडीशन रखा गया, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना छोटा सा चीज है, ठीक है। अगर समझ जाओगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, अगर नहीं समझ पाओगे। देखिए एक स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर रूल एंड कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बुक में तो लिखा हो रहा था कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ठीक है ना। तो हमने उससे बोला कि अगर आप किसी भी, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर को आप रट लेते हो कि ऐसा होता है, इसके बाद ये वर्ब होता है, ये टेंस में लिखा जाता है, तो वो आपके लिए रूल हो गया। लेकिन आप अगर उसको समझ लेते हो कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा होता क्यों, अगर आपको रीजन पता हो गया ना, तो वही रूल कन्वर्ट हो गया आपके कॉन्सेप्ट में। ये डिफरेंस है सिंपल सा, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग? बुक में रूल इस वजह से लिखा हुआ होता है ना, क्योंकि बुक में आपको ऐसे समझाया नहीं ना जा सकता है जैसे क्लास में किसी स्टूडेंट को समझाया जा सकता है। क्या बुक में लिखकर समझाया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बुक में आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 लिखा जाता है, लेकिन हम उस चीजों को समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो वही रूल को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उस रूल को आप कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ये आपका टाइमलाइन ड्रॉ किया गया। तो टाइमलाइन अगर प्रेजेंट में, ठीक है, देखिए पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंडीशन रखा गया, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे कंडीशन रखा गया। इस कंडीशन का रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा? ठीक है, तो सर बोलेंगे कंडीशन तो रिजल्ट आगे देखने को मिलेगा, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब समझ में आया कि जब कंडीशन को पास्ट में रखा गया, सर कंडीशन को जब पास्ट में रखा गया तो रिजल्ट भी हमें पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मिल रहा है। आप समझ रहे हैं ना? इस पॉइंट के पहले अगर कुछ भी आ जाए, इस पॉइंट के पहले भी आप आओगे तो वो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम ही है ना। तो ये अगर कंडीशन को पास्ट में रखा जा रहा है तो रिजल्ट भी हमें पास्ट में देखने को मिल रहा है, या प्रेजेंट में आकर भी फुलफिल हो सकता है। लेकिन पास्ट का वास्ता फ्यूचर से बिल्कुल भी नहीं होता है। बताइए आपका फ्यूचर किस चीज पे डिपेंड करता है? आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे। क्या आपके पास्ट से फ्यूचर को कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट में क्या एफर्ट कर रहे हो, इसी का रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जब कंडीशन को पास्ट में रखा जाएगा तो रिजल्ट भी पास्ट में ही मिलेगा, या प्रेजेंट में आकर वो फुलफिल हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और टाइमलाइन से आप लोग समझोगे कि सर कंडीशन को प्रेजेंट में तो रख दिया गया, कंडीशन को पास्ट में भी रख दिया गया, अगर कंडीशन को फ्यूचर में रख दे तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। कंडीशन आपका ये आपका प्रेजेंट का टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, इसके आगे आप बढ़ोगे तो फ्यूचर होता जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि फ्यूचर के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंडीशन रखा गया। चलिए आप टाइम में रिवर्स थोड़ी ना आ सकते हैं। आप टाइम में रिवर्स आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, टाइम तो आपका आगे बढ़ता रहेगा। इसका मतलब कंडीशन जब आप फ्यूचर में रखेंगे तो इसका रिजल्ट भी तो और फ्यूचर में चलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बताइए फ्यूचर टाइम को आपने एक्सपीरियंस किया, फ्यूचर में क्या होने वाला आपने जाना? नहीं। इसका मतलब आपको समझ में आया कि सर फ्यूचर के टाइम को हमने जब एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो उसमें हम कंडीशन किस बेसिस पे रख सकते हैं? समझने की कोशिश करोगे। पास्ट के टाइम को आपने एक्सपीरियंस किया, इस वजह से पास्ट में कंडीशन रखा गया। प्रेजेंट के टाइम को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसी वजह से हम प्रेजेंट में कोई कंडीशन रखते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हम लोग करेंगे। लेकिन जब फ्यूचर के टाइम को आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो फ्यूचर में आप कंडीशन किस बेसिस पे रखोगे? ठीक है, इसका मतलब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ कि कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं रखी जाती है। कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं रखी जाती। इसका मतलब कंडीशन फ्यूचर में नहीं रखी जाती है तो रखी सिर्फ दो ही पॉइंट, ठीक है ना, दो ही एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम में है, या तो कंडीशन को प्रेजेंट में रख दी जाए या तो कंडीशन को पास्ट में। यही दो कॉन्सेप्ट पे पूरा कंडीशनल घूमता रहता है। समझ रहे हैं ना? चलिए तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, जिसको हम लोग फर्स्ट कंडीशन बेस्ड बोलते हैं। अगर कंडीशन को प्रेजेंट में रखा जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो जैसे देखिए अगर कंडीशन हमारा इफ के साथ लिखा जाएगा, सर इफ के साथ जो भी क्लॉज लिखा गया है वो सिंपल प्रेजेंट वो आपका कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाएंगे और आगे उसका रिजल्ट आपको बताया गया टाइमलाइन के थ्रू कि सर कंडीशन को जब प्रेजेंट में रखा जाएगा तो रिजल्ट कहां मिलेगा? फ्यूचर में। चलिए एक एग्जांपल से भी समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइमलाइन से समझ में आया। जैसे अगर बोला गया ना कि इफ इट रेन्स, ठीक है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ऐसा बोला गया। देखिए अगर बारिश होती है, बारिश कब होगी? अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा सा फ्यूचर का टाइम हो गया। ठीक है ना? जैसा अगर हम बोले इफ यू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ठीक है, आई विल कम टू योर होम। इफ यू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, अगर आप प्रेजेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, मैं आपके, देखिए थोड़ा सा अभी और समझते हैं। जैसा अगर लिखा जाएगा ना
इफ यू गो थ्रू द पार्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, यू कैन गेट गुड मार्क्स। जैसे देखिए, अगर आप प्रेजेंट में इस बुक की स्टडी करेंगे, इस बुक से गो थ्रू करेंगे, आपको रिजल्ट कहां देखने को मिलेगा? फ्यूचर में। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, कंडीशन को प्रेजेंट में रखा जा रहा है तो रिजल्ट किस में देखने को मिल रहा है? फ्यूचर में। ठीक है, यही लिखा गया, इफ यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, एक एग्जांपल आपके पास लिखा गया सर, इफ यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स यू विल बिकम मास्टर इन इंग्लिश। पढ़ना, कंडीशन किस में रखा गया है? कंडीशन रखा गया प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में रीडिंग नॉवेल्स आपकी जब हैबिट हो जाएगी तो रिजल्ट इसका कब देखने को मिलेगा? रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्यूचर में, यू विल बिकम मास्टर इन इंग्लिश। ठीक है, आप जानते हो कि एक बहुत ही अच्छे जो प्रोमिनेंट स्पीकर होते हैं, ठीक है, ओरेटर जो होते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी एक रीडिंग हैबिट होती है। ठीक है ना, ऐसी कोई नहीं हो जाता, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना, एक रीडिंग हैबिट होती है। वो जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है ना, तो बहुत लोगों की हॉबी होती है ये खेलना, वो खेलना, टीवी देखना, ये सारी चीजें, लेकिन उनकी हॉबी होती है बुक पढ़ना, रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है ना, जब वो पढ़ते हैं, जब सेंटेंस से गो थ्रू करते हैं, तब उनको कॉन्सेप्ट, एक सेंटेंस की क्लैरिटी आती है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो वही बोला गया, इफ यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स यू विल बिकम मास्टर इन इंग्लिश। बताइए सेंटेंस सही है कि नहीं? इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर, राइट है। क्यों? कंडीशन को किस में रखा गया? कंडीशन को रखा गया है प्रेजेंट में। प्रेजेंट दिखाने के लिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे। ठीक है, इसी कंडीशन का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। फ्यूचर क्या लिखा गया? विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ गए ना? तो फर्स्ट सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, if the government will become strict corruption will surely finish। देखिए, बताइए इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे सर यहाँ पे बिल क्यों लिख दी? ये बिल लिखना गलत हुआ, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि कंडीशन को हम लोग किस में रखते हैं? कंडीशन प्रेजेंट में रखा जाता है। ठीक है, तो इफ के साथ ये जो कुछ भी लिखा हुआ ये तो है इनफैक्ट हमारा कंडीशन सर। तो कंडीशन हम लोग फ्यूचर में कैसे ले जा सकते हैं? कंडीशन तो प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। अगर प्रेजेंट में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट बन जाए तो करप्शन फिनिश हो जाएगी आने वाले टाइम में, ऐसा बोला जा रहा है। समझ रहे हैं? चलिए, अब यहाँ पे आप लोग समझोगे कि क्या सर कंडीशन वाले सेंटेंस को सिर्फ हम पहले ही लिख सकते हैं? ठीक है, स्टूडेंट्स ऐसा रटे हुए रहते हैं कि पहले प्रेजेंट बाद में फ्यूचर, पहले प्रेजेंट बाद में फ्यूचर, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको रिवर्स करके भी बोल सकते हो। ठीक है, तो रिवर्स करके जब बोलेंगे तो यही आपको पता होना चाहिए सर कि आप ये चीज रटे हुए रहोगे ना कि पहले वाला प्रेजेंट और बाद वाला फ्यूचर, तो आपका मिस्टेक होगा, 100% होगा। लेकिन आप ये चीज को समझ जाओगे ना कि कंडीशन प्रेजेंट में रखेंगे। अब कंडीशन पहले रखा जाए सेंटेंस में या बाद में रखा जाए, कंडीशन होगा तो हमेशा प्रेजेंट में होगा। ठीक है, और क्यों होता है वो भी आपको समझाया गया। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, यू विल बिकम मास्टर इन इंग्लिश। क्या बोला गया सर? यू विल बिकम मास्टर इन इंग्लिश इफ यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स। ऐसे भी बोला जा सकता है। तो जब आप इफ को बाद में ले जाओगे ना, तो यहाँ पे हमें कॉमा की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? जो अगर कॉमा की यहाँ पे जरूरत है कब? जब आप कंडीशन को पहले रखते हो। ठीक है, करप्शन विल श्योरली फिनिश इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट। ऐसे भी आप सेंटेंस को बोल सकते हो, ये भी बोलना बिल्कुल सही हुआ। चलिए, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड। देखिए, अभी आपको बताया गया सर कि कोई जरूरी नहीं है कि ये जो कंडीशनल वर्ड होगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो कंडीशनल वर्ड है वो सिर्फ इफ ही हो सकता है। इसकी जगह पे आपको बताया गया क्या क्या? व्हेन हो सकता है, अनटिल, अनलेस, ठीक है, अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है, प्रोवाइडेड। देखिए, बोलिएगा आप लोग सब क्या क्या हो सकता है? प्रोवाइडेड हो सकता है, इन केस हो सकता है सर, एज सून एज हो सकता है, ठीक है, इन केस, ठीक है, ये सब जितना भी कंडीशन है इसको कंडीशनल वर्ड कंजंक्शन के तौर पे यूज होगा। ठीक है, और यहां से आपको समझ में आ गया कि कंडीशन चाहे किसी के साथ रखा जाए, चाहे व्हेन के साथ रखोगे, प्रोवाइडेड, इन केस, किसी के साथ रखा जाए वो प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, जब हम फर्स्ट कंडीशन बेस्ड की बात करेंगे तो, ठीक है, जैसे आपके पास लिखा गया सर, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज बेस। जैसे देखिए क्या लिखा गया, आई विल हेल्प हिम, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? कंडीशन या रिजल्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखकर ये बोल रहे हैं कि सर आपने कंजंक्शन को तो यहाँ पे यूज कर दिया, प्रोवाइडेड कंडीशनल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। इसका मतलब इसके साथ जो लिखा गया है वो है इनफैक्ट हमारा कंडीशन। ठीक है ना, कंडीशन ये है, रिजल्ट पहले लिख दिया गया। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिजल्ट फ्यूचर में लिखा गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसके साथ हम लोग प्रेजेंट लिखे लेकिन नहीं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनेगा कि आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज बेस। वो अपनी आदत सुधार ले, मैं उसकी हेल्प बिल्कुल करूंगा, ऐसा बोला गया। ठीक है ना, यू विल क्रैक द एग्जाम प्रोवाइडेड यू गो थ्रू द बुक।
टीचर ने आपको एक बुक रिकमेंड किया और बोला कि स्टूडेंट अगर आप इस बुक से गो थ्रू कर जाओगे तो इस एग्जाम को आप क्रैक कर दोगे। ऐसा होता है ना कि कोई एग्जाम पार्टिकुलर बुक पे बेस्ड होता है, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है यू विल क्रैक द एग्जाम प्रोवाइडेड, उसके पीछे शर्त क्या है सर, एक शर्त रखी गई है, प्रोवाइडेड यू गो थ्रू द बुक, इस बुक से आप गो थ्रू कर जाओ अच्छे से, ठीक है, तो यू विल क्रैक द एग्जाम। देखिए तो प्रोवाइडेड यहाँ पे हम लोग कंडीशनल वर्ड का यूज किए, इसके साथ जो कुछ भी लिखा गया ये हुआ इनफैक्ट क्या सर, ये हुआ इनफैक्ट कंडीशन, और इस कंडीशन का रिजल्ट हमें देखने को मिला यू विल क्रैक द एग्जाम, और कंडीशन का रिजल्ट हमें फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है क्या, कंडीशन का रिजल्ट हमें फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, कंडीशन प्रेजेंट में, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो कंडीशन पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कंडीशन हम लोग प्रेजेंट में ही रखेंगे। ओके, तो आई होप दो और एग्जांपल है उसको भी देख लोगे। जैसे देखिए अनलेस और अनटिल का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल से बताया गया था, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। देखिए अनटिल एंड अनलेस की अगर हम बात करें ना तो ये वर्ड ऑलरेडी निगेटिव होता है, ठीक है ना, ये इस वर्ड में नॉट का मीनिंग छिपा हुआ होता है। क्या बोला गया, नॉट का मीनिंग छिपा हुआ होता है। जब नॉट का मीनिंग हिडन है इसमें, तो अगर इसके साथ आप नॉट फिर से यूज कर देते हो सेंटेंस में तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ठीक है, और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो हमारे देखिए एग्जांपल जैसे लिखा गया, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। देखिए अनलेस ही टेक्स केयर, बताइए अनलेस के साथ जो कुछ भी क्लाउज लिखा गया है ये हमारा हुआ क्या, कंडीशन। समझ रहे हैं आप लोग, क्या लिखा गया सर, कंडीशन, और कंडीशन को किस में रखा गया, प्रेजेंट में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाया गया, ठीक है। ही विल नॉट रिकवर, ये किस में रखा गया, फ्यूचर में, ठीक है, कंडीशन प्रेजेंट में तो रिजल्ट फ्यूचर में, ठीक है। और अनलेस का मीनिंग अगर हम बोले कि यू नो जब तक नहीं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब हिंदी पे समझ रहे हो, ऐसा कुछ होता है कि जब तक कि नहीं, इस टाइप से नहीं का सेंस उसमें आता है। ओके, अब हिंदी पे उतना जाओगे नहीं, हिंदी के मीनिंग पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों तरफ क्या होता है, हमारा सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या जा रहा है, फ्यूचर में, लेकिन एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं प्रेजेंट। तो आप हिंदी के बेसिस पे बनाओगे तो दोनों को फ्यूचर में ट्रांसलेट कर दोगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे लिखा गया, आई विल वेट हियर अंटिल सी कम, आई विल वेट हियर अंटिल सी कम्स, अंटिल सी कम्स। देखिए अंटिल के साथ हमारा कंडीशन किस में रखा गया सर, प्रेजेंट में, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक वो आ ना जाए, ठीक है। अंटिल सी कम्स, अंटिल के साथ जो भी कंडीशन रखा गया वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, इस कंडीशन का रिजल्ट फ्यूचर में दिखा गया। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फर्स्ट कंडीशन बेस्ड, जिसमें सेकंड स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ, फर्स्ट स्ट्रक्चर जीरो कंडीशन बेस्ड का तैयार हुआ कि इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट और आगे भी सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा आपको इफ क्लॉज इन प्रेजेंट का तैयार हुआ, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और आगे सिंपल फ्यूचर, ठीक है। और यहां पे कोई जरूरी नहीं, एक पॉइंट और, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि हमेशा विल का यूज होगा, ठीक है ना, कैन का यूज हो सकता है, ठीक है, मे का भी यूज हो सकता है, शुड का यूज हो सकता है, मतलब हम लोग सेंस एंड एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। ओके, और एग्जांपल देंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, तो एक नजर देखिए, फिर आगे हम लोग सेकंड कंडीशन बेस्ड पे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग सेकंड कंडीशन बेस्ड को देखते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इफ क्लॉज इन पास्ट के नाम से भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं सर, इफ क्लॉज इन पास्ट। तो नेम से आपको पता चल रहा है बेसिकली कि इसमें इफ क्लॉज को किस में रखा जाएगा, पास्ट में, ठीक है, पास्ट एंड डेफिनेट हम लोग बेसिकली रखेंगे, इस वजह से इसका नाम रखा गया इफ क्लॉज इन पास्ट। चलिए इसमें आप लोग समझ गए, ये हमारा तैयार हुआ थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग ये चीज समझ चुके हैं कि कंडीशन को पास्ट में भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो इफ के साथ जो कुछ भी क्लॉज लिखा हुआ सर, ये हुआ क्या इनफैक्ट अपने आप में, कंडीशन। ये क्या हो गया, बोलोगे एक बार सब लोग, कंडीशन। और इस कंडीशन का आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिजल्ट, ठीक है। तो बताया गया आपको कि जब कंडीशन को पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे रखा जाएगा तो उसका रिजल्ट भी तो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मिलेगा, ऐसा आपको बताया गया, ठीक है। तो कंडीशन अगर ये पास्ट में तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनेट लिखने के लिए, और आगे क्या लिखा गया, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। टेंस में आपको ये बताया गया था सर कि पास्ट एंड डेफिनेट का अगर हम बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म से भी लिखते हो आप, यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज किया जाता है, ठीक है। और तीनों में डिफरेंस ये बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज माइंड में रखना है आप इसको स्ट्रक्चर को, कि अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनेट में लिखा गया, तो आगे वुड के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे विल, शैल, मे नहीं यूज हो सकता है, यहाँ पे जो भी मॉडल्स का यूज होगा ना वो पास्ट फॉर्म में होगा। कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग, वुड हो सकता है, ठीक है, प्रोमिनेंटली वुड का यूज किया जाता है। चलिए तो अभी कुछ एग्जांपल से आप लोग समझोगे, ठीक है, एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। जैसे लिखा गया, इफ यू इन्वेस्टेड योर मनी, ये होता क्या है ना, इनफैक्ट हम लोग प्रेजेंट में खड़े होकर इसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, कि ऐसा अगर हो जाता ना तो ये हम लोग करते, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और आप प्रेजेंट में खड़े होकर इस चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। जैसे लिखा गया, इफ यू इन्वेस्टेड योर मनी आई वुड हेल्प यू,
ठीक है ना। इफ यू इन्वेस्टेड योर मनी, देखिए इफ यू इन्वेस्टेड वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ सर? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब लिखा गया सिंपल पास्ट में कंडीशन को, तो रिजल्ट क्या लिखा गया? वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है ना। आई वुड हेल्प यू, अगर तुम पैसा इन्वेस्ट करते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, ठीक है। कब? पास्ट की बात हो रही है। चलिए, इफ आई फाउंड हर एड्रेस, इफ आई फाउंड हर एड्रेस, फाउंड वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? सेकंड फॉर्म, ठीक है। आई वुड सेंड हर इन्विटेशन, आई वुड सेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आपको दोनों तरफ बस मिस अरेंजमेंट नहीं टेंस को करना है, ठीक है। बैलेंस बनाकर आपको चलना है, देखोगे कैसे तैयार हो रहा है। इधर पास्ट इंडेक्स में सिंपल पास्ट लिखा गया, ठीक है, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म, तो आगे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल है ना। चलिए आगे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और तैयार होता है, एक तो ये हो गया। अब कभी कभी आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन का नाम आप लोग सुने होगा, इमेजिनरी सिचुएशन होता है। जैसे देखिए बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में नहीं है, ठीक है, या बहुत सारी चीज हम सोचते तो हैं लेकिन हम हो नहीं सकते वो चीज। लेकिन सोचने में क्या बुराई है? सोचने का तो इंसान कुछ भी सोच सकता है। इमेजिन करने का तो इमेजिन करने का कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कि काश मैं ये होता, ठीक है ना, काश मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, ठीक है, काश मैं एक मिलेनियर होता, इफ आई वर अ मिलेनियर। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे। अब देखो हम लोग कोई भी अगर बात करें वर्ब की, तो आई के अकॉर्डिंग, वी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबको आपको पता है कि आई के अकॉर्डिंग तो हम लोग वॉज लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी सिचुएशन की बात करोगे ना, तो वहां पे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट या तो आई हो, बी हो, दे, वट एवर द सब्जेक्ट्स आर, हम लोग हमेशा वर्ब का जो फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या लेके चलेंगे? वर, ठीक है ना। क्या बोला गया सर? वर, ठीक है। और वर होता तो इनफैक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ही है ना। आप समझने की कोशिश करोगे तो इज हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। वाज वर होता इनफैक्ट क्या है? इनफैक्ट वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इस वजह से कंडीशन पास्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे एक और हैड का फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, तो हैड भी हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए तो आपको एक चीज और समझ में आया कि ये जो इफ के साथ सिंपल पास्ट लिखा गया ना, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, ठीक है, कहीं अगर कंफ्यूजन रह गया कुछ तो। चलिए क्या बोला जा रहा है आपको कि अगर इफ के साथ वर्ब का क्या सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद आगे वर है, वर, ओनली वर लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ क्या लिखा गया सर? वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये चीज आप लोग समझे। इस वर की जगह पे हैड भी हो सकता है। मतलब बोला क्या जा रहा है आपको ना कि कंडीशन जब पास्ट में रखा जाएगा तो वर्ब का फॉर्म हम लोग पास्ट ही में ना यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए वर की बात करें तो ये क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। क्या बताता है ये? स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। और हैड की बात करें तो ये क्या बताता है? पोजीशन। जैसे देखिए अगर हम बोले ना कि काश मेरे पास कुछ होता और काश मैं ही कुछ होता, दोनों में डिफरेंस है ना। अगर हम बोले कि काश मेरे पास एक रॉयल इनफील्ड होता, इफ आई हैड अ रॉयल इनफील्ड आई वुड गो ऑन अ लॉन्ग राइड। क्या बोला गया सर? इफ आई हैड अ रॉयल इनफील्ड, तो हैड यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड फॉर्म। यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाएगा कि इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, काश मैं एक पुलिस ऑफिसर होता, आई वुड अरेस्ट ऑल द एंटी सोशल एलिमेंट्स, ठीक है ना। इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, दोनों में डिफरेंस। एक में स्टेट ऑफ बीइंग, काश मैं ही पुलिस ऑफिसर होता, और एक में बोल रहे काश मेरे पास कुछ होता। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात आएगी तो वर का यूज करेंगे, स्टेट ऑफ पोजीशन का बात आएगा तो हैड का यूज करेंगे। सिंपल सा चीज है। वही आपके पास लिखा गया है कि इफ आई वर यू, काश मैं तुम होता। ऐसा हो सकता है क्या कि एक इंसान दूसरा कैसे हो सकता है? तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि काश मैं तुम्हारी जगह होता ना, आई वुड हेल्प हिम एट एनी कॉस्ट। तुमने हेल्प नहीं की लेकिन मैं उसकी हेल्प करता, ठीक है। लेकिन एक इमेजिनरी सिचुएशन है। क्या मैं तुम्हारी जगह हो सकता हूँ? क्या मैं तुम बन सकता है? आई कभी यू बन सकता है क्या? रियली में तो नहीं ना बन सकता, इमेजिनरी सीन हो सकता है, ठीक है। तो इफ आई वर यू, यही आपको बताना है कि आई के ऑर्डर में हम लोग वर यूज करते हैं, लेकिन जब हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करोगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म वर का यूज होगा, ठीक है ना। चलिए इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई हैड, ठीक है, पोजीशन की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हैड का यूज किया गया। इफ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय अ कार, ठीक है। सिंपल सा चीज है। दोनों सब में ऑब्जर्व कर रहे हो ना आप लोग, हर एक में ऑब्जर्व कर रहे हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ही, देखिए अब यहाँ पे एक और इमेजिनरी सीन तैयार होता है, ठीक है। ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर। देखिए ही वॉज है ना, ही के अकॉर्डिंग तो हम लोग वॉज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया? वर।
ठीक है ना। एक फ्रेंड था, वो उसे किसी को डांटा, ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके पिताजी हैं, ठीक है, ऐसे ही स्कोल्डेड एज इफ ही वर माय फादर, ठीक है, समझ गए आप लोग, ऐसा एक बच्चा बोल रहा है। ओके, तो ये चीज आपको सेकंड कंडीशन समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल से देखेंगे। इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम, अगर तुम वहां गए होते तो उससे मिलते। आप गए नहीं, लेकिन प्रेजेंट में उस चीज का क्या कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। तो क्या पास्ट का टाइम वापस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। तो आपके क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनरी सीन बन सकता है ना। देखिए, इफ ही वर अ पुलिस ऑफिसर ही वुड अरेस्ट देम, इफ ही वर वेंट, सब जगह वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म। स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है तो वर का यूज कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही है तो हैड का यूज कर रहे हैं, और एक एक्शन की बात की जा रही है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। इसका देखो, ये ओवरऑल तीनों का तीनों स्ट्रक्चर को बोले तो ये सेकंड कंडीशन ही है, ठीक है ना। इनफैक्ट वहां पे हम लोग कंडीशन को रख किस में रहे, पास्ट में ही तो रख रहे हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म ही तो है, या तो वर की बात करो, हैड की बात करो, या प्लेड की बात करो, सब वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। चलिए, तो आपको ये चीज समझ में आया, थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए ना। इफ के साथ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, और आगे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या बोला गया सर, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। कास्ट में ये होता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल, इफ आई वर अ बर्ड, ऐसा बोला गया ना। इफ आई, कास्ट में एक चिड़िया होता है, बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है ना, बार बार। ओके, तो कास्ट आप कुछ होते, बहुत सारे इमेजिन कर सकते हो आपके क्या होते तो क्या करते। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक नजर आप लोग देखोगे, फिर हम लोग थर्ड कंडीशन बेस्ड पे प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, हम लोग अब नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, थर्ड कंडीशन बेस्ड जो कि लास्ट है उसको आप लोग देखोगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन बेस्ड से हम लोग बोलते हैं इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। क्या बोला गया, एक बार बोलोगे सब लोग, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलिए, अब देखिए, पास्ट परफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन। पास्ट ऑफ द पास्ट बोलने का मतलब पास्ट के भी और मोर पास्ट में किया गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। ओके, जो स्टूडेंट्स टेंस का नॉलेज है उन्हें तो पता ही होगा ये सब चीज। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया कि इफ क्लॉज को अगर लिखा जाए, इफ क्लॉज जो हमारा है वो अगर पास्ट परफेक्ट में रखा गया, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का क्या जानते हो आप लोग, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ क्या लिखोगे, हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का एक्शन। तो आगे क्या होगा, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। दोनों तरफ बिल्कुल ही बैलेंस बना के चलना होता है, ठीक है ना। तो वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इधर भी परफेक्ट बनाना होता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेकर। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुछ भी लिखोगे उसके साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, ये आपका फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके पास लिखा गया है, इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू, हैड के साथ सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। पास्ट परफेक्ट में कंडीशन को, आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार, ठीक है। अगर मैं तुम्हें देखा होता तो मैंने कार रोकी होती, ठीक है। एक पास्ट का सीन को इमेजिन किया जा रहा है, ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्लियर। तो इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार, क्लियर। नेक्स्ट लिखा गया है, इफ आई हैड सेव्ड एनफ मनी आई कुड हैव बाई या बाउट, आई कुड हैव बाउट अ न्यू कार। देख रहे हैं, कुड हैव फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म सर, थर्ड फॉर्म। हमेशा ये ध्यान रखोगे, ठीक है। दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना है। इफ आई हैड सेव्ड, हैड के साथ सेव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। एनफ मनी आई कुड हैव बाउट अ न्यू कार, अगर पैसे बचाए होते तो कार खरीद पाते। चलिए, इफ इंडिया हैड वॉन द वर्ल्ड कप, हैड वॉन, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। I would have organized a grand party. I would have organized, would have के साथ फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया, ठीक है। अगर इंडिया मैच जीता होता तो पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती, लेकिन ना ही इंडिया मैच जीता और ना ही पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, क्लियर। ऐसा सिचुएशन तैयार होता है। फिर लिखा गया, इफ यू हैड चेक्ड द मैप, इफ यू हैड चेक्ड द मैप, देखिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, चेक द मैप यू माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम। अगर आपने मैप देख लिया होता तो हो सकता है कि आप टाइम पे पहुंच जाते। इफ यू हैड चेक्ड द मैप यू वुड हैव, यू माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम। चलिए, यू वुड हैव, माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम, देखिए माइट पॉसिबिलिटी की बात की जा रही होती है, ठीक है। तो यही आपको बताया गया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वुड का ही यूज होगा, ठीक है। हम लोग सेंस एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग कुड का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, क्लियर। वो एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। चलिए, तो ये चीज आप दोनों तरफ बैलेंस करना समझ गए। एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं, एक कहता है इन्वर्जन, बोलोगे सब लोग क्या लिखा गया, इन्वर्जन। अब देखिए इन्वर्जन क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट है ये इन्वर्जन।
ये इन्वर्जन जो वर्ड बना वो बना किस चीज से, इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देना। होता क्या है ना कि कभी कभी जो ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है हैड को ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया गया। समझ रहे हैं आप लोग, जब हैड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया जाएगा ना कोई भी कंडीशन सेंटेंस में, तो आपको इफ की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे बोला क्या गया कि जैसे अगर हैड को ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया गया तो हैड को तो क्वालिफाई करने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये चीज तो हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको इफ को एलिमिनेट करना होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन। ठीक है, क्या बोला गया सर, इन्वर्जन। किसको उल्टा कर देना, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना, सब्जेक्ट को बाद में लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन। तो देखिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कंडीशन लिखने के लिए आपको इफ, व्हेन, अनलिस, टिल, अनलेस की जरूरत होती है, जरूरी नहीं है। आप हैड से भी रिप्लेस कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, मतलब वो सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली ऐसा होता है पास्ट कंडीशन में। ठीक है, तो इस हैड को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। तो सेंटेंस ये क्या बनेगा, हैड आई सेव्ड एनफ मनी। देखिए क्या बोलिएगा आप लोग एक बार, हैड आई सेव्ड एनफ मनी आई कुड हैव बाउट अ न्यू कार। ठीक है, had I seen you, क्या बोला गया सर, had I seen you I would have stopped the car। ठीक है, फिर बोला गया had you checked the map you might have reached on time। बस ये बोला जा रहा है ना कि कंडीशन लिखने के लिए आप if को बिल्कुल हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। उसी जगह पे आप क्या कर सकते हो सर, had जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस में पहले कर दो, तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा। क्या इधर क्या, would have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, would have, could have, should have, might have, whatever कुछ भी होगा वो, लेकिन उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखोगे। ये हमारा इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। ठीक है, जैसे ये प्रीवियस आप कॉन्सेप्ट समझे किसमें, सेकंड कंडीशन बेस्ड में, क्या हाइपोथेटिकल का, थोड़ा सा उसको भी देखोगे। जैसे लिखा गया एक सेंटेंस आपको, उसमें भी इन्वर्जन तैयार होता है। ठीक है ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा गया है, इफ आई वर, ठीक है, इफ आई वर रिच मैन, सिंपल एग्जांपल लिखा गया ना, आई वुड डोनेट, देखिए आई वुड डोनेट लॉट्स ऑफ मनी। देखिए क्या लिखा गया सर, आई डोनेट लॉट्स ऑफ मनी। अब बताइए ये सेंटेंस आपका लिखा गया क्या, पास्ट कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी सीन है। ठीक है, बताइए यहाँ पे जो वर है ना, इस वर को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा गया, वर आई अ रिच मैन, वर आई अ रिच मैन आई वुड डोनेट लॉट्स ऑफ मनी। बिल्कुल सेम है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है ना, इन्वर्जन। ठीक है, क्या कर दिया गया सर, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया गया और सब्जेक्ट को बाद में लिखा गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अगर हम बोले ना कि वर आई, ठीक है, द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आई वुड इराडिकेट पॉवर्टी, आई वुड इराडिकेट समझते हैं आप लोग ना, रूट आउट करना किस चीज को सर, पॉवर्टी को। ठीक है, तो क्या बोला गया, या एलिविएट कर देते थे। ठीक है, वर आई द पीएम, वर आई, या ऐसे भी बोल सकते हैं इफ आई वर द पीएम, दोनों बात सेम ही है, बस इसको हेल्पिंग वर्ब जो पहले लिख दिया जाता है इसे हम लोग इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ओके, तो इसमें भी आप इन्वर्जन लगा सकते हो और इसमें भी आप इन्वर्जन। ठीक है, तो ऐसा गलत नहीं होगा कि जब इफ नहीं लिखा हुआ, हैड से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है कोई भी कंडीशन, ठीक है ना, पास्ट कंडीशन में बेसिकली, तो वो रॉन्ग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो भी सेंटेंस सही है। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कि इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट कैसे तैयार होता है। ठीक है, ओके, इधर हम लोग हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उधर वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं। ओके, चलिए, तो ये एक नजर इसको देखोगे, फिर हम जितना भी कॉन्सेप्ट हम कवर किए, ठीक है, सबको एक साथ लिखकर हम लोग कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं क्लैरिटी के लिए। ओके, चलिए। ओके गाइस, अब देखोगे थोड़ा सा हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर तैयार किया जो, ठीक है, आज 4 कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने समझा, इसी में आपका पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। चलिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया सर कि इफ के साथ जो कुछ भी लिखते हो वो होता है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन को हम लोग प्रेजेंट में भी रख सकते हैं और कंडीशन को पास्ट में रखा जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझे कि कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं रखी जा सकती है। कंडीशन का नेवर बी रिटन इन फ्यूचर टेंसेज। ठीक है, क्यों, जो आपको समझ में आया टाइमलाइन के थ्रू। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स, फिलोसॉफिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, किसी भी तरीके के फैक्ट की बात करें जो ऑलवेज ट्रू है, हमेशा के लिए सच है ना, वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इफ के साथ जो कुछ भी लिखते हो वो कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में रखा गया, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो भी सिंपल प्रेजेंट में। फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये सिंपल प्रेजेंट तो आगे भी सिंपल, दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म सर, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
इधर भी सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कब, जब आप एक फैक्ट की बात करोगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में लिखा गया है, इफ यू स्टेयर एट सन योर आईज डैमेज। देखिए सर, इफ यू स्टेयर का मतलब समझते हो, रेगुलरली घूरते रहना, आप लगातार अगर सन की ओर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट है कि आपकी आंखें डैमेज हो जाएगी। ठीक है, हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल देकर समझे कि इफ यू बॉइल वाटर इट इवेपोरेट्स। ठीक है, अगर कोई बच्चा बोल दे इफ यू बॉइल वाटर इट विल इवेपोरेट, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फैक्ट को कभी भी फ्यूचर में नहीं दिखाते, फैक्ट हमेशा प्रेजेंट के लिए रिलेवेंट होता है ना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इफ यू बॉइल वाटर इट इवेपोरेट्स, सिंपल प्रेजेंट में दोनों तरफ लेकर चला गया। चलिए, तो इफ यू स्टेयर एट सन योर आईज डैमेज, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में। सेकंड हम लोगों ने समझा कि कंडीशन को अगर प्रेजेंट में रखा जाए, सिंपल प्रेजेंट में, तो रिजल्ट हमें इसका फ्यूचर में देखने को मिलेगा। कोई भी कंडीशन, कोई भी शर्त अगर आज रखते हो तो उसका जो रिजल्ट होगा वो फुलफिल कब होगा, फ्यूचर में। जब वो फ्यूचर में फुलफिल होगा, यही वजह है कि उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। वजह आप लोग समझ गए। चलिए, एक एग्जांपल आपके पास लिखा गया, इफ यू कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। इफ यू कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। देखिए, इफ यू कम वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये इफ के साथ जो कुछ भी लिखा गया हुआ क्या, इनफैक्ट हुआ अपने आप में कंडीशन। जब ये कंडीशन, तो आगे वाला क्या, रिजल्ट। और रिजल्ट को किस में लिखा गया, विल मीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में लिखा गया। कंडीशन प्रेजेंट में, रिजल्ट फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा कि अगर कंडीशन को सर पास्ट में रखा जाए, कंडीशन को अगर सिंपल पास्ट में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाए, और ये जानते हैं आप सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म जब हम यूज करते हैं, तब आगे रिजल्ट किस चीज में आएगा, तो रिजल्ट भी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे ही फुलफिल होगा। तो उसे हम दिखाने के लिए क्या, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे आपको बताया गया कि कोई जरूरी नहीं है, अगर आप इस चीज को रट कर बैठते हो कि इधर प्रेजेंट तो उधर फ्यूचर, तो हमेशा के लिए वो सही नहीं होता है। आपको जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी चीजों की क्लियर, ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं होगा ना, हम लोग सेंस एंड एक्सप्रेशंस के बेसिस पे वहां पे विल की जगह पे मे भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं, शुड, है ना, वुड की जगह पे माइट, कुड, व्हाटएवर यूज किया जा सकता है। जब आप जब पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा चीज, ठीक है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर कितना भी रटते रहो, कुछ उससे होने वाला नहीं। चलिए, ये चीज आप लोग समझ गए। इफ के साथ सिंपल पास्ट में, तो आगे क्या लिखा गया, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये आपको बताया गया था कि वुड के साथ जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये भी इनफैक्ट पास्ट का एक हैबिट ही बताता है। चलिए आगे बताया गया, इफ के साथ अगर हम पास्ट परफेक्ट, मतलब कंडीशन को पास्ट ऑफ द पास्ट में रखी जाए। पास्ट परफेक्ट बोलने का मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब मोर पास्ट, पास्ट से भी पास्ट में चले गए, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। तो कंडीशन को अगर पास्ट ऑफ द पास्ट में रखी जाए, तो रिजल्ट भी, यही तो आपको कंडीशनल सेंटेंस में बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ हम लोग, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट आप, फ्यूचर आपका डिपेंड करता है किस पे सर, फ्यूचर आपका डिपेंड करता है प्रेजेंट पे, ठीक है ना। फ्यूचर का पास्ट से कोई वास्ता नहीं होता है, इसी वजह से पास्ट एंड फ्यूचर कभी भी दोनों सेंटेंस कंबाइन नहीं होता, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट को, ठीक है ना, तो आगे वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही फोर स्ट्रक्चर है सर पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंसेस का, और इसी में आपको इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। चलिए एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। आपके लिखा गया, इफ आई विल गेट द जॉब आई विल बाय अ न्यू सूट। बताइए कहां पे, इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे विल क्यों लिख दिया आप, यहाँ पे विल लिखना गलत हुआ। क्यों गलत हुआ जो आप लोग बता रहे हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडीशन को हम लोग रखेंगे किसमें, कंडीशन को प्रेजेंट में, ठीक है, क्योंकि आपको पॉइंट बताया गया कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं रखी जा सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो इफ के साथ क्या बोला गया सर, इफ आई गेट द जॉब आई विल बाय अ न्यू सूट। बताइए इधर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, कंडीशन प्रेजेंट में, रिजल्ट फ्यूचर में। चलिए आगे लिखा गया, इफ यू एक्ट वेल, इफ यू एक्ट वेल, एक्ट अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ सर, इफ के साथ ये कंडीशन लिखा गया, इफ यू एक्ट वेल यू मे गेट चांस इन मूवीज। अगर आप एक्टिंग अच्छी करते हो तो आपको मूवीज में चांसेस मिल सकती है, इसकी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं सर, मे का यूज करते हैं, बताया गया था ना आपको, ठीक है। ये देखिए इधर जो कुछ भी यूज हो रहा है ना, वो क्या है, मॉडल्स, और मॉडल्स बताता क्या है, इनफैक्ट आपके मूड को रेफर करता है। जैसे देखिए सिंपल सा एग्जांपल बहुत बार बोल चुके हैं, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस, आई विल नॉट गो टू ऑफिस। बताइए ऑफिस जाना ना जाना किस पे डिपेंड करता है, ऑफिस जाना ना जाना आपकी मूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है सर, मूड पे डिपेंड करता है। यही वजह है कि हम लोग वहां पे मॉडल्स का यूज करते हैं, मूड से ही बना है मॉडल्स, ठीक है ना, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, मूड से ही बना है मॉडल्स। आपके मूड को रेफर करने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। चलिए आगे बताया गया सर, इफ आई हैड, बताइए यहाँ पे ये जो हैड लिखा गया वर्ब का कौन सा फॉर्म है,
कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। हैड हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, यहाँ पे जो हैड है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ज्वाइन म्यूजिक क्लास, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये करता, तो टाइम है नहीं ना आपके पास, आप 24 घंटा से ज्यादा थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं, ये आपके बस में नहीं, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मेरे पास होता तो ये करता, है नहीं ना, इमेजिनेशन सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन बना। चलिए, इफ आई वॉज द लीडर आई वुड टेक फेवरेबल डिसीजन, बताइए यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर, यहाँ पे वॉज लिखना गलत हो, वॉज की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर। आपको बताया गया कि जब भी हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे वॉज का यूज ना करके वर का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही वर, आई वर, दे वर, वी वर, वट एवर, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग वर ही यूज करेंगे। तो सेंटेंस बना, इफ आई वर द लीडर आई वुड टेक फेवरेबल डिसीजन, काश मैं लीडर होता, काश मैं उसकी जगह होता, काश मैं ये होता, वो होता। बताइए, वो जो चीज आपके लाइफ में है नहीं, या जो आप है नहीं लेकिन बनना चाहते हैं, आपके माइंड में वो चीज है, सोचने में क्या बोल रहे हैं, सोचने का तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, ठीक है, काश मैं ये होता, मेरे पास वो होता, सोच लो, कुछ क्या दिक्कत है। चलिए आगे लिखा गया, इफ यू स्टार्टेड द बिजनेस लास्ट ईयर यू वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। देखिए क्या लिखा गया, इफ यू स्टार्टेड, स्टार्टेड वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म। कंडीशन को किसमें रखा गया, जब सेकंड फॉर्म यूज किया गया तो कंडीशन पास्ट में, जब पास्ट में तो उसका रिजल्ट भी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे आना चाहिए। क्या लिखा जाएगा, यू वुड हैव, वुड के साथ हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सेंटेंस राइट हुआ कि नहीं। अगर आप पास्ट में बिजनेस स्टार्ट किए होते तो आज आपके पास बहुत सारा पैसा होता, लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं, समझ रहे हो। चलिए फिर लिखा गया, आई विश ही वर हियर टुडे, आई विश ही वर हियर टुडे। बताइए, ही वर हियर टुडे, कोई बंदा यहाँ पे नहीं है और इमेजिन करें कि काश वो आज यहाँ होता, इफ ही वर हियर टुडे। आई विश, वुड डैट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर, वुड डैट भी बोल सकते हो। चलिए, इफ यू हैड बिलीव्ड इन मी, अब देखिए कंडीशन को पास्ट ऑफ द पास्ट में लेके गया, कंडीशन को पास्ट ऑफ द पास्ट, हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो, यहाँ पे जो हैड था ये वर्ब का कौन सा फॉर्म था, सेकंड फॉर्म। ये क्या बता रहा था, स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही थी, ठीक है। अगर वर की बात करते हैं तो वर क्या बता रहा था, स्टेट ऑफ बीइंग का बात कर रहा था, लेकिन हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हुए पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन को बताने लगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ यू हैड बिलीव्ड इन मी यू वुड हैव गॉट द जॉब, अगर तुमने मुझ पे भरोसा किया होता, तो हिंदी ही बोल देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ठीक है ना। इफ यू हैड बिलीव्ड इन मी यू वुड हैव गॉट द जॉब, अगर तुमने मुझ पे भरोसा किया होता तुम्हें वो जॉब मिल जाती, लेकिन आपने भरोसा किया नहीं, ठीक है। उसका प्रेजेंट में रिग्रेट कर रहे हो, जब रिग्रेट का सिचुएशन आता है तब ये सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस, ऐसा सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस, शुड नॉट हैव बिहेव्ड, ठीक है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया, ठीक है ना। आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया, या आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, ऐसा सिचुएशन तैयार होता है तब ये सेंटेंस बनेगा, समझ गए आप लोग। चलिए, इफ सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ही वुड हैव गॉट द चांस, अगर उसने कंप्लीट कर लिया होता प्रोजेक्ट, इफ सी हैड कंप्लीटेड, कंडीशन को किस में रखा गया सर, कंडीशन को पास्ट ऑफ द पास्ट में रखा गया, तो रिजल्ट भी उसी चीज में आएगा, तो सी वुड हैव गॉट द चांस, बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स, इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स यू गेट रिस्पेक्ट टू। बताइए, इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, राइट है सर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट। अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला बंदा भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। आप जो चीज दोगे दुनिया को वही तो वापस आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप सामने वाले से नफरत करोगे तो क्या, सामने वाला आपको थोड़ी ना अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, वो भी वैसे ही बिहेव करने वाला है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और फैक्ट को हम लोग किसमें लिखते हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। यही वजह है कि लिखा गया, इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स यू गेट रिस्पेक्ट टू, इफ यू लव अदर्स यू गेट लव टू, ठीक है ना। चलिए, ये चीज आप लोगों को समझ में, यही 4 कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा कंडीशन सेंटेंस था। कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, if clause in present, if clause in past and if clause in past perfect। I hope आपको पूरा का पूरा कंडीशन सेंटेंस का रिकैपिचुलेशन किया गया, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है। और अगर एक अच्छी बात होगी, आइसिंग ऑन द केक होगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर अपने नोटबुक में नोट्स बना लो तो, ठीक है ना। अगर आप एक बार अपने हाथों से नोट्स बना लेते हो तो और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है, ओके। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।